बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। इसमें हमने तीसरा चैप्टर लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हमारे पास है हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है। तो इसमें ये हमारे चैप्टर का नाम है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीसरा चैप्टर हमारे पास क्या था, ANS का, जिसमें हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कि जो वो हमने इसमें ड्रग्स पढ़े थे, उसके अंदर जो कि हमारे ANS के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम वो ड्रग पढ़ेंगे जो हमारे CNS के ऊपर एक्ट करते हैं। CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब CNS के ऊपर जो ड्रग जो होती हैं इफेक्ट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक ऐसे ड्रग होते हैं जिसको हम कहते हैं CNS डिप्रेसेंट। ठीक है, यानी कि वो हमारे CNS को फर्दर जो होती हैं, आप क्या कह दो कि डिप्रेस कर देते हैं, जो हमारी सुकून आवर मेडिसिन इसमें आ जाती है। दूसरे ड्रग हमारे पास हैं CNS स्टिमुलेंट, जो एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह के सीन वगैरह हो गई है, ठीक है, निकोटीन है, इस तरह की ड्रग जो होती है हम अपने दिमाग को मजीद एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन ड्रग में जो हमारे CNS डिप्रेसेंट हैं, उनकी अगर हम फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी की बात करते हैं या हम उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं तो वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टिमुलेंट। ठीक है। अब जितना भी ये नार्कोटिक्स हैं, जैसे बेंजोडाइजिपिन, बार्बिटूरेट्स वगैरह आ जाती हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये हमारे पास CNS डिप्रेसेंट है। तो इसी तरह की जो मेडिसिन होती है, इनका फार्माकोलॉजिकली भी और इनका थेराप्यूटिकली भी, यानी कि रिसेप्टर के साथ इसकी बाइंडिंग और हमारी बॉडी को जो उनका इफेक्ट मिलता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CNS स्टिमुलेंट। मोस्ट ऑफ द ड्रग दैट इफेक्ट द CNS क्या करते हैं कि एक्ट बाय अल्टरिंग सम स्टेप्स इन न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोसेस। अब इन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जैसे गाबा है, ठीक है, इस तरह सेरोटोनिन है, डोपामीन है, एसिटाइलकोलिन है। ये मुख्तलिफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो नॉर्मल हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करे। अब ये जो ड्रग होते हैं, ये CNS के ऊपर इनका इफेक्ट कैसे होगा कि ये इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक नॉर्मल प्रोसेस है उसके साथ इंटरफियर करेंगे, कुछ स्टेप्स के ऊपर उनको अल्टर कर देंगे, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट हो। ड्रग इफेक्टिंग द CNS में एक्ट परिसिनेप्टिकली, ठीक है, भी एक्ट कर सकते हैं और पोस्ट सिनेप्टिकली भी एक्ट करते हैं। अब ये परिसिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक क्या होता है, हमें पता है ना। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, तो एक जो पूरा न्यूरॉन सेल्स होता है ना, उसका उसमें क्या होता है कि एक जो ऊपर वाला जो हमारा एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं परिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक, या हम उसको कहते हैं साइनेप्स, और उसके नीचे वाली जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि जो ये ड्रग होते हैं ये CNS के ऊपर इफेक्ट कैसे करते हैं कि ये परिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक न्यूरोट्रांसमीटर वहां से जो रिलीज होता है और प्रोड्यूस होता है या उनमें जो स्टोर होता है, उसके एक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अब एक न्यूरॉन जो ऊपर वाली होगी उसको हम कहेंगे परिसिनेप्टिक न्यूरॉन। परिसिनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस भी होता है, वहां से रिलीज भी होता है, और दरमियान में जो एक स्पेस होती है उसको हम कहते हैं साइनेप्स, इसके अंदर वो स्टोर हो जाता है। अब ये जो ड्रग हैं ये उस न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे, उसकी स्टोरेज के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे, उसकी रिलीज या उसकी टर्मिनेशन के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे परिसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, कुछ अदर एजेंट होते हैं जो उन न्यूरॉन्स को पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट के ऊपर भी उन न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर भी या तो ब्लॉक कर देंगे या एक्टिव कर देंगे। अब नेट बेसिकली होता क्या है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ये परिसिनेप्टिक न्यूरॉन इसको प्रोड्यूस करता है, वहां से ये रिलीज होता है, और ये जो दरमियान में स्पेस होती है ना जिसको हम कहते हैं साइनेप्स या हम उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके अंदर ये स्टोर होता है। फिर वहां से ये आके अटैच करता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर जो वहां पे रिसेप्टर होते हैं उसके साथ। अब कुछ ड्रग जो होंगे वो परिसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर भी न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर इफेक्ट करेंगे, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर भी जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसके एक्शन को एक्टिवेट करेंगे या ब्लॉक कर देंगे।
ठीक है, उसके बाद ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें हम पढ़ते हैं सीएनएस से रिलेटेड हम कुछ डिजीज डिस्कस करेंगे, फिर उन डिजीज में हम कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ये कुछ प्रोटोटाइप ड्रग होते हैं जो सीएनएस से रिलेटेड डिजीज हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। ठीक है, अब न्यूरो मीन जो न्यूरॉन्स होंगे, इसमें न्यूरॉन्स जो होती हैं वो डिजनरेटिव मीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी या डैमेज हो चुकी होगी आप कह सकते हैं, और उनमें जो न्यूरो की प्रोडक्शन होगी, जो न्यूरो का रिलीज होगा वो कम या ज्यादा हो चुका होगा, तो इस तरह की डिजीज को हम कहते हैं न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। उसके बाद हमारे पास दूसरी क्लास है एंजोलेटिक एंड हेप्नोटिक ड्रग। एंजोलेटिक कहते हैं जो एंजाइटी को जो होती है खत्म करते हैं, और हेप्नोटिक ड्रग ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल तौर पर स्लीप को इंड्यूस करते हैं। उसके बाद तीसरी हमारे पास हम सीएन स्टिमुलेंट कुछ पढ़ेंगे, कुछ हम एंटी डिप्रेसेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कुछ एंटी एपिलेप्टिक जो एपिलेप्सी के लिए देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम अब देखते हैं कि न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज क्या है। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, अब आप इसको याद करने का तरीका ये है कि बेटा पहले आपको डिजीज का पता हो, ठीक है, वो डिजीज किस वजह से हो रही है, उस डिजीज की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि उसकी पैथोलॉजी हमें पता हो, उसकी फिजियोलॉजी पता हो, फिर हम उस ड्रग को पढ़ेंगे जो उस डिजीज की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लीवोडोपा। लीवोडोपा एक ड्रग है, और ये ड्रग हम यूज करते हैं न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ऊपर हमने हेडिंग में पढ़ा है न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, वो बीमारी है, उस बीमारी के हम ट्रीटमेंट में पढ़ रहे हैं ड्रग, और उस ड्रग का नाम हमारे पास है लीवोडोपा। अब लीवोडोपा के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंटी पार्किंसन। अब इसमें यह है कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है उसमें एक डिजीज होती है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसन एक डिजीज का नाम है जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग। एंटी मीन इनहिबिट करेगा पार्किंसन उस बीमारी को, एंटी पार्किंसन ड्रग जो होगा वो पार्किंसन की बीमारी को ट्रीट करेगा। अब वो ड्रग कौन सा है, लीवोडोपा है। अब पहले नंबर पे तो आपको ये पता हो कि पार्किंसन डिजीज है क्या। बेटा पार्किंसन जो होती है एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें एक न्यूरो जो डोपामीन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। डोपामीन एक न्यूरो है, जब वो नॉर्मल रिलीज हो रहा होता है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के मसल्स की कंट्रेक्शन वगैरह को कंट्रोल करता है और नॉर्मल फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होता है। अब जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जब ये जरूरत से कम हमारी बॉडी में रिलीज होता है, तो उसके रिलीज होने की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज। अब पार्किंसन डिजीज की हमारी बॉडी के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स शो हो। अब उसमें सबसे पहले एक नाम लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है रिजिडेटी, डिक्रीज द रिजिडेटी मीन ये मसल्स को वीक करता है। उसके बाद ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है मूवमेंट पे कंट्रोल ना रहना, जैसे हाथ कांपते हैं, गर्दन कांपती है, जैसे जब कोई बंदा बैठता है ना उसकी टांग ऐसे ऐसे कांप रही होती है, इसी तरह की अलामत को हम कहते हैं ट्रेमर। और ये ट्रेमर तब होता है जब डोपामीन कम हो जाता है, ठीक है, और ये पार्किंसन की बीमारी में होता है, और अदर सिम्टम्स हो सकते हैं। अब अब पार्किंसन क्या है, डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है ब्रेन के कुछ रीजन में। सो हमारा ये ड्रग देने का मकसद क्या है, ट्राई टू मेड रीस्टोर द डोपामिन डेफिशिएंसी। इस डोपामिन की डेफिशिएंसी को हमने खत्म करने के लिए बाहर से ड्रग देंगे लीवोडोपा। ये लीवोडोपा अंदर जाके डोपामिन में कन्वर्ट होगा और उसके लेवल को इंक्रीज कर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, लीवोडोपा पढ़ा है जो कि डोपामिन का प्रिकर्सर है। इस बात का मतलब है कि लीवोडोपा बॉडी ब्रेन में जाता है जब, तो ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने पार्किंसंस का मैंने आपको बताया कि ये क्या है, उसकी क्या अलामत हो सकती हैं, और हमने उसको ट्रीट करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अब ये मैकेनिज्म एक्शन हम इस ड्रग का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लीवोडोपा। अब डोपामिन, आप ये सोच रहे होंगे कि हम डोपामिन भी तो दे सकते हैं ना बाहर से, तो हम लीवोडोपा ही क्यों दे रहे हैं। अब जो डोपामिन होता है वो इट सेल्फ डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर जो एक मेम्ब्रेन होती है हमारे ब्रेन के बाहर, इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, और ये लिपिड्स की बनी होती है। तो ये डोपामिन खुद इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता।
लेकिन जो है लीवोडोपा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, वो सीएनएस में चला जाता है और वहां पे जाके वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? अब लीवोडोपा हम देंगे तो जाहिर सी बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीवोडोपा इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा, जिस तरह लीवोडोपा एक ड्रग है, इस तरह उसकी क्लास का एक दूसरा ड्रग कार्बिडोपा भी है। दोनों को हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। इट रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ डिजीज फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ ट्रीटमेंट। अब ये जो ड्रग होता है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बीमारी के शुरू के 4 सालों में, उसकी ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, यानी कि हम कौन सी रूट से देते हैं, इसकी हाफ लाइफ क्या है। द ड्रग इज अब्सॉर्ब्ड रैपिडली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसकी, यानी कि हम ओरल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। लीवोडोपा को हम एम्प्टी स्टमक के ऊपर देना चाहिए और इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, 1 to 2 आवर। एडवर्स इफेक्ट इसके 2 तरह के हो सकते हैं, पेरिफेरल भी होते हैं, यानी कि सीएनएस के बाहर, और सीएनएस के ऊपर भी होते हैं, जैसे कि टकीकार्डिया। टकीकार्डिया कहते हैं इंक्रीज हार्ट रेट। नोजिया हो सकता है, वोमिट हो सकती है, हाइपोटेंशन, बीपी लो भी हो सकता है, और स्लेवा और यूरिन का जो कलर होता है ना, वो ब्राउनिश हो जाता है। सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट है? एबनॉर्मल इनवोलेंट्री मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है ना, तो हमारे जो मूवमेंट है वो इनवोलेंट्री मीन हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, मूड चेंज हो जाएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। उसके बाद दूसरी हमारे पास क्लास है एंजोलेटिक। एंजोलेटिक या हिप्नोटिक, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ड्रग की क्लासेस हैं वो बेंजोडाइजेपिन हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स में तो क्लास का नाम है, उसमें ड्रग हमारे पास है फिनोबार्बिटोन। इसी तरह बेंजोडाइजेपिन क्लास में कार्बोबेंजो के नाम से भी ड्रग आती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की होती है। और एक और एंजोलेटिक ड्रग हमारे पास है, वो स्पिरोल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेंजोडाइजेपिन क्या है। बेंजोडाइजेपिन आर मोस्ट वाइडली यूज एंजोलेटिक ड्रग है। एंजोलेटिक मीन एंजाइटी को ट्रीट करेंगे। एंजाइटी क्या होती है? घबराहट। वी आर सेफर एंड इफेक्टिव देन द अदर ड्रग लाइक बारबिटूरेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो टारगेट होता है ना बेंजोडाइजेपिन का, वो गाबा रिसेप्टर होता है। अब गाबा क्या है? गाबा की फुल फॉर्म होती है बेटा गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये रिसेप्टर होते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर, यानी कि जब हम रात को सोते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये वाले रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें सुकून मिल जाता है। अब बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि ये सुकून वाली अद्वियात है, तो जब हम इनको देते हैं तो ये जाके गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं और मोडुलेट द गाबा इफेक्ट बाय बाइंडिंग द स्पेसिफिक साइट। दीज बाइंडिंग साइट आर कॉल्ड बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। और वो साइट जहां पे ये जाके बाइंड करती हैं, उनको हम कहते हैं बेंजोडाइजेपिन जो होती है रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो वहां पे जाके ये गाबा की एक्टिविटी को मजीद इंक्रीज कर देती है। तो जिन लोगों को पहले नींद नहीं आ रही होती या गाबा वहां पे एक्टिव नहीं होता, तो इन ड्रग की वजह से गाबा एक्टिव हो जाता है। एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन क्या है? बेंजोडाइजेपिन के मुख्तलिफ हमारे बॉडी के ऊपर एक्शन होते हैं कि ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है, अभी हमने पढ़ा था एंजोलेटिक है, और गाबा की ट्रांसमिशन को ज्यादा करता है। एंजाइटी में क्या होता है? घबराहट, इंसान को खौफ होता है, इंसान चाहता है कि मैं सुकून मिल जाए, तो एंजाइटी को हम ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिक इंसान सुकून में चला जाएगा। सडेटिव का मतलब होता है कि नींद आती है। हिप्नोटिक आर्टिफिशियल स्लीप इंड्यूस करती हैं हाई डोज के ऊपर, ये हमारे मसल्स को भी रिलैक्स करती है। थेरेप्यूटिक यूजेस वही सेम बात है, ठीक है। एंजाइटी, एंजाइटी भी मुख्तलिफ तरह की होती है, कुछ जर्नल एंजाइटी होती है, कुछ सोशल होती है, यानी कि ओवरऑल इंसान को घबराहट होती है। इंसान को लोगों से घबराहट होती है, सोशल, यानी कि बाहर वो रश में घबराने लग जाता है। इसी तरह से कुछ परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बच्चे को, जैसे हम स्टेज पे बुलाती हूँ, मैं बच्चे को कहती हूँ कि इस चीज की मुझे आप एक प्रेजेंटेशन दो, तो वो बच्चा नहीं बोल सकता, तो वहां से उसको घबराहट होती। तो इसको, ये नॉर्मल एवरीडे स्ट्रेस के लिए हमने मेडिसिन कभी भी नहीं लेनी, इनको जस्ट हमने एंजाइटी के लिए लेना है। उसके बाद कुछ मेडिसिन होती है जो मस्कुलर डिजीज को या मसल्स के स्पाज्म जो होते हैं, मसल एक जगह पे अकड़ जाते हैं, उसको ट्रीट करती हैं। सीजर जैसे कि एपिलेप्सी में दौरे वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट भी यूज हो सकती हैं। स्लीप डिसऑर्डर, जिन लोगों को नींद नहीं आती, तब वो सेडेटिव के तौर पर ये मेडिसिन लेते हैं, उनको काम इफेक्ट देते हैं। इंसोम्निया को ट्रीट करते हैं। इंसोम्निया कहते हैं नींद का ना आना, जैसे इंसान बिस्तर पे लेटते हैं तो करवटें बदलता रहता है, सुबह हो जाती है, इंसान को नींद नहीं आती। उसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है बेटा? ये लैपोफिलिक होती हैं, लिपिड के अंदर सोलेबल।
ओरल रूट से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। साइड इफेक्ट क्या है? ड्रॉजनेस, खनूदगी। जब इंसान जाहिर सी बात है स्लीपिंग पिल्स लेता है तो इंसान का दिमाग हर टाइम सोया सोया रहता है। कंफ्यूजन होती है अर्ली मॉर्निंग में, अब रात को नींद नहीं आती, सुबह सुबह इंसान को नींद आने लग जाती है, तो इंसान सोचता है कि भी मैं कहाँ जाऊं, कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है बारबीचुरेट्स। बारबीचुरेट्स क्या है? ये भी सेम है जो बेंजोडाइजेपिन है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन ज्यादा सेफ होती हैं एज कंपेयर टू बारबीचुरेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में जो मोस्ट इफेक्ट है वो है ड्यूरेशंस का। इनका इफेक्ट ज्यादा देर के लिए होता है, और ये सडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट इनका बहुत ज्यादा होता है, और इनको विद ड्रा इफेक्ट भी इनके आते हैं, जबकि बेंजोडाइजेपिन का इस तरह का कोई मामला नहीं होता। Sedative hypnotic action of barbiturate is due to their interaction with GABA receptor। ये भी सेम है, गाबा गैमा अमीनोब्यूटेरिक एसिड उसके साथ जाके बाइंड करती हैं, जो कि गाबा की ट्रांसमिशन को इनहेंस करती है। डिप्रेशन ऑफ सीएनएस इंजेक्शन क्या है कि लो डोज के ऊपर बार्बिट्यूरेट जो होती है ये सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, एक्साइटमेंट को कम करती हैं, हमें काम इफेक्ट देती हैं, सुकून देती है। लेकिन हायर डोजेज के ऊपर ये हिप्नोसिस मीन आर्टिफिशियल तौर पर इंसान स्लीप में चला जाता है, और इनका इफेक्ट इतना गहरा होता है कि अगर इनेस्थीसिया में हम इनको दे दें तो ये पेशेंट को ज्यादा देर तक बेहोश रखेंगे। इवन पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है इनकी डोज के ऊपर, हम जितनी मैक्सिमम डोज देंगे ना तो सीएनएस जो हमारा होगा वो किसी भी हद तक डिप्रेस हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। बारबिटूरेट जैसे ही, क्योंकि ये हिपोक्सिया को सप्रेस है। हिपोक्सिया क्या होता है बेटा? एक सेंटर्स होता है जो कि ऑक्सीजन वगैरह हमारे बॉडी को डिलीवर करता है। जब वो होगा तो ऑटोमेटिक जो कीमो रिसेप्टर का रिस्पॉन्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर इस तरह रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी और डेथ भी हो जाएगी पेशेंट। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम होगी तो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो फिर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। थेरेप्यूटिक यूजेस कौन से हैं? एनेस्थीसिया में हम इसको दे देते हैं तो ये ड्यूरेशन होता है, डिजायर एक्शन उसको ये इनहेंस करता है। अब बारबिटूरेट भी तीन क्लासेस की होती हैं आगे, एक होती है शॉर्ट एक्टिंग, एक होती है लॉन्ग एक्टिंग, और एक होती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होती है बारबिटूरेट, उसमें एक ड्रग हमारे पास है थायोपेंटिल। थायोपेंटिल जो होता है हम उसको आई भी देते हैं एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंटी कन्वर्सेंट कौन सी होती है? कन्वर्जन, जो सीजर होते हैं, दौरे होते हैं, खासतौर पर एपिलेप्सी के दौरे या एक्लेम्सिया कहते हैं, जो प्रेगनेंसी में, ठीक है, इंसान को इस तरह के दौरे वगैरह होते हैं, जो एपिलेप्सी हो जाती है, तो उसके लिए हम इसको मैनेजमेंट में यूज करते हैं। एंजाइटी के लिए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट होता है, रिलीफ कहते हैं एंजाइटी को, टेंशन को, एंसोमिया के लिए हम इसको दे सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी सेम है जो हमने ऊपर बेंजोडाइजेपिन की पढ़ी थी, यानी कि ये ओरल रूट से हम इनको देते हैं, पहले इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूट हमारी पूरी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। ये मेटाबोलाइट्स होते हैं लीवर में, और मेटाबोलाइट्स जो इसके बनते हैं जो कि यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट वही सेम है, ड्रॉजनेस होगी, सीएनएस डिस्टर्बेंस होगी, कंफ्यूजन होगी, वीकनेस होगी, नोजिया, वोमिट, ये सारे के सारे इसके साइड इफेक्ट। उसके बाद लास्ट हमारे पास इस क्लास का ड्रग है, एक और एंजोलेटिक है, वो हमारे पास है बस्पिरोन। बस्पिरोन क्या होता है? ये एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रीट करता है, ठीक है, लेकिन इसमें एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती। यानी कि बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट और बस्पिरोन में फर्क क्या है कि बस्पिरोन जो होता है वो जस्ट एंजाइटी के लिए होता है, वो हम कन्वल्जेंस में भी नहीं दे सकते हैं, और वो हमारे मसल्स को रिलैक्स भी नहीं कर सकता। उसके बाद इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे हेडेक, डिजनेस, नर्वनेस, ये सारे इसके हमारे पास एडवर्स इफेक्ट। ये हमारी दो क्लास थी, तीसरी हमारे पास क्लास है सीएनएस स्टिमुलेंट। लार्ज नंबर ऑफ ड्रग may stimulate different types of brain and in large dose they may stimulate the all the part of brain। यानी कि ये डिपेंड करता है डोज के ऊपर। कुछ होते हैं जो हमारे ब्रेन के कुछ एक पार्ट, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, किसी एक पार्ट को कर देती है, और कुछ सारे के सारे ब्रेन को भी स्टिमुलेट कर देती है। सीएनएस स्टिमुलेंट हैव डाइवर्स क्लिनिकल यूजेस होते हैं, और ये बहुत अहम ड्रग होते हैं जिनको हम ड्रग ऑफ अब्यूज, इनको मिस यूज किया जाता है। इस ड्रग में हमारे पास जो क्लास है बेटा दो तरह के, एक है साइकोमोटर स्टिमुलेंट। साइकोमोटर जो सेंटर होता है हमारे सीएनएस का, उसमें होती है, उसमें कोकेन है और निकोटीन। दूसरे हैं होलोसिनोजन, इसमें हमारे पास ड्रग है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। कोकेन क्या है? ये सीएनएस स्टिमुलेंट है,
ये बहुत ज्यादा यूज होता है और अडिक्टिव ड्रग होता है, जिसको मोर देन 3 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में डेली बेस के ऊपर इसका मिस यूज कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कोकेन क्या करता है बेटा? ये इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ मोनोअमाइन। मोनोअमाइन क्या होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे नॉर्मल हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन से रिलीज होते हैं, फिर पेरिफेरल ऑर्गन की तरफ आते हैं, ठीक है, और फिर पूरी बॉडी को कंट्रोल। अब ये जो कोकेन है, ये चाहता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ज्यादातर हमारे ब्रेन में रहे, ताकि हमारा ब्रेन स्टिमुलेट रहे। तो इसके बाकी ऑर्गन की तरफ इसकी जो एक तरह की आप कह दो कि रीअपटेक हो रही होती है, जो बाकी ऑर्गन इनको यूटिलाइज कर रही होती है पेरिफेरल हमारी बॉडी के पार्ट्स में, तो वो इनहिबिट हो जाता है। जब पेरिफेरल ऑर्गन में ये मोनोअमाइन की रीअपटेक इनहिबिट हो जाएगी, तो इनका सीएनएस के अंदर जो इफेक्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पोटेंशिएट हो जाएगा। और पेरिफेरल एक्शन ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो जो ये फिर मतलब कि इनकी वजह से ऑटोमेटिक ज्यादा ब्रेन जब ज्यादा से ज्यादा करेगा तो फिर पूरी बॉडी के ऊपर उसके साइन एंड सिम्टम्स शो। एक्शन क्या है? सीएनएस के ऊपर क्या करता है? बिहेवियर इफेक्ट ऑफ कोकेन रिजल्ट फ्रॉम पावरफुल स्टिमुलेशन करता है हमारे ब्रेन का पार्ट जो कॉर्टेक्स होता है और ब्रेन स्टेम होता है। और इसकी वजह से अब ये कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी के ओवरऑल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, हमें होश हवास में रखता है। जब वो जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा तो ट्रेमर्स होंगे, कन्वर्जन, इंसान को दौरे पड़ेंगे, हाइपरथर्मिया। अब जो हमारे ब्रेन के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करे वाला सेंटर होता है, ये उसको भी जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं और हाई टेम्परेचर हो जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस कौन से हैं? कोकेन जो होता है ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लोकल एनेस्थेटिक खास तौर पर जैसे हमने आई, ईयर, नोज, थ्रॉट, इनकी सर्जरी करनी होती है तो उससे पहले हम टॉपिकल तौर पर कोकेन अप्लाई करते हैं, जो कि वहां पे वेजोकंस्ट्रक्शन काज करता है। वेजोकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वहां पे ब्लड की फ्लो को रोकता है। जब एक जगह पे ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो ऑर्गन ऑटोमेटिक हमें एक इनसेंसेटिव फील होगा, जिस तरह सफन हो जाता है हमारा वो वाला हिस्सा बॉडी। फार्माकोलाइटिस क्या है? ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड बाय च्यूइंग, इंट्रानेजल, स्मोकिंग एंड इंट्रावेनस। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज मोर रैपिड। अब इसको इसकी मुख्तलिफ फॉर्म में होता है, जैसे लोग इसको चबाते हैं, नाक के थ्रू इसकी इंट्रानोजल रोड से इसके पाउडर फॉर्म में इंटेक करते हैं, स्मोकिंग में आईवी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होती है? एंजाइटी। जाहिर सी बात है, लोग इसके आदी हो जाते हैं नशे के, जब उनको नहीं मिलेगा तो उनको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो, सीजर होंगे, और उनके हार्ट के ऊपर ये इफेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक अरिथमिया। उसके बाद आ जाता है निकोटीन। निकोटीन क्या है? ये भी साइकोमोटर स्टिमुलेंट है। निकोटीन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन तंबाकू। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सीएनएस स्टिमुलेंट। इसकी मैकेनिज्म क्या है? हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। लो डोज के ऊपर हम यूज करते हैं और हाई डोज के। लो डोज के ऊपर तो ये हमारे गैंग्लियोनिक स्टिमुलेट कर देते हैं। अब क्या होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, या जो हमारा सॉरी सीएनएस होता है, उसका बेसिक तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के साथ कुछ अदर सेल्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं गैंग्लिया, जो न्यूरॉन्स को उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प होता है। तो ये गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा बाय डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन के उसकी जो बाकी आप कह दो कि इसमें जो एक आयंस की मूवमेंट हो रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसको जो कि कम या ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से गैंग्लिया जो होती है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टिमुलेट होती है। एट हाई डोज के ऊपर ये क्या करता है कि ये गैंग्लिया को ब्लॉक भी कर देता है। लो डोज के ऊपर उनकी एक्टिविटी को इनहेंस कर देगा, और हाई डोज के ऊपर उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देगा। इसकी एक्शन क्या है? सीएनएस के ऊपर क्या करता है? ये लिपिड सॉल्युबल है, इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, हमारे अटेंशन को इंप्रूव करता है, लर्निंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिएक्शन टाइम। पेरिफेरल इफेक्ट क्या है? कि द पेरिफेरल इफेक्ट ऑफ निकोटीन आर कॉम्प्लेक्स। इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को इंक्रीज। जब जाहिर सी बात है ब्रेन में ज्यादा हो जाएगा तो पूरी बॉडी को इसके इफेक्ट शो होंगे ना, फिर इसकी वजह से हमारा बीपी हाई जाएगा, हार्ट रेट हो जाएगा, और हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इसकी फार्माकोकिनेटिक क्या है? बिकॉज निकोटीन इज हाईली लिपिड सॉल्युबल, सो इसकी ओरल म्यूकोसा, लंग्स, जीआईटी, स्किन से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और लंग्स में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और लिवर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, और यूरिन के थ्रू। उसके बाद है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाईली
हाई ब्लड प्रेशर काज करता है, टकीकार्डिया यानी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, डायरिया, ट्रेमर्स वगैरह काज करता है। उसके बाद है हेलेसिनोजन। हेलेसिनोजन इसका मतलब क्या होता है? अब ये ऐसी मेडिसिन होती है जो सीएनएस को स्टिमुलेट करती है और इंसान जो होते हैं एक मतलब कि बहुत ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। इंसान हकीकत से दूर भागता है, उसको ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं जिनका हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसी तरह से जो सिचुएशन होती है, जो मेडिसिन ये कास्ट, उसको हम कहते हैं हेलोसिनोजन। उसमें हमारे पास ड्रग है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? मल्टीपल साइट होती है हमारे सीएनएस के अंदर जो इस ड्रग से इफेक्टेड होती है। दिस ड्रग शो सीरोटोनिन एगोनिस्ट एक्टिविटी एट पेरिसिनेप्टिक रिसेप्टर इन द मिड ब्रेन। अब सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, ठीक है, जो हमें खुशी देता है, जिससे हम हंसते हैं, खेलते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीजें फील होती हैं, हमारी बॉडी में अच्छी फीलिंग प्रोड्यूस होती है। अब जब ये ड्रग जरूरत से ज्यादा ये ड्रग जो होगा, जब ये इस न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, अगर उसकी जरूरत से ज्यादा रिलीज कराएगा तो हम जरूरत से ज्यादा खुशी फील होगी। मीन के मैं खुश तो होंगी लेकिन मैं पागलों की तरह, हम लोग खुश होना शुरू हो जाएंगे, पागलों की तरह बिहेव करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। ऐसे हमें लगेगा कि हम पता नहीं कोई कितनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, हम बहुत अच्छा हमारा मूड है। हम जो है ना, इसी तरह से ये चीज होगी इसमें। सेरोटोनिन एगोनिस्ट एक्टिविटी इसको बोलते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ, अब ये हमारा जो संपैथिक नर्वस सिस्टम होगा उसको एक्टिवेट करेगा, जो फाइट और फ्लाइट में काम करता है। अब उसमें क्या करेगा? प्यूपरली डायलेशन, प्यूपल का साइज होगा उसको इंक्रीज करेगा, यानी कि हम खुशी से पागलों की तरह आंखें खुल जाएंगी। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट कौन से है? हाइपर रिफ्लेक्सिया, यानी कि हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर ओवर रिएक्ट करते हैं। नोजिया, मसल वीकनेस, ये इसके एडवर्स। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।